ओके, सो गाइज हम लोगों ने गाइज लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कवर किया था? अपन ने क्वेश्चन किया था क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 किया था। 9 आपको खुद को करने का है, मतलब जो मैंने आई थिंक क्लास में करवा दिया था 137,500 आंसर आना चाहिए था, राइट। 10 आपको खुद को करना है, 11th आपको खुद को करना है। आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 12। आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, फाइनली करना आपको है, ठीक है। चलिए गाइस देखो, यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां पे आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपके पास सरप्लस है, आपके पास डिबेंचर्स है। देख रहे हो राइट गाइस? अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बना के नहीं दूंगा, मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्रैक करके दूंगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। आ रहा समझ में? मैं इसको क्रैक करके दूंगा कि आपको इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। चलिए, तो गाइज अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले आप यहां पे प्रेफरेंस और इक्विटी इन दोनों के पार्ट को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने 31 मार्च 2023, मतलब करंट ईयर के लास्ट डे को, और आप 5% प्रीमियम दे रहे हो। 5% आप क्या दे रहे हो? प्रीमियम। तो मैं एक बार चेक करता हूं, मेरे पास शुरुआत में 1,00,000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर थे और ये कम हो के कितने हो गए बेटा? 50,000। सो इफ आई आस्क यू, आपने कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट किया? 50,000। तो मैंने कहा यहां पे मैं आया और मैं यहां पे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं। एक एक चीज पकड़ेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे और इंपैक्ट समझेंगे कैश फ्लो में कहां आएगा। तो ये यहां पे लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स। और प्रेफरेंस शेयर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने पेमेंट कितने का किया? मैंने पेमेंट कितना किया? मैंने पेमेंट कितना किया? पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर्स, आपने कितना किया पेमेंट वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने कहा यार देखो, आपने 50,000 का तो पेमेंट किया ही किया, साथ में 5% आपने प्रीमियम और किया, जो कि आता है 2,500। कितना आता है? 2,500। तो ये तो मैं कह सकता हूं आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरफ किया और ये आपने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की तरफ किया। अरे हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल आपने जो पेमेंट था वो कितना किया, तो यू विल से दैट 52,500 सर हमने पेमेंट किया, और ये हमारा आउटफ्लो हुआ और टुवर्ड्स कैपिटल हुआ ये। आ रहा समझ में? तो कहना है से दैट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, हाँ या ना? कहाँ आएगा ये? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये 2,500 जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, जो 2,500 का हमारा नुकसान है, क्या ये हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से वापस ऐड करना है क्या? मैंने कहा आपको मैंने नोट लिखवाया था, और नोट में आपको मैंने क्लियरली बताया था ये प्रीमियम हम राइट ऑफ करते हैं उस साल जिस साल हमने इशू किया है। आ रहा समझ में? तो हमने इशू कब किया था? बहुत पहले। तो हमने खर्चा भी कब बुक किया होगा? बहुत पहले। तो इस साल का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से प्रीमियम माइनस नहीं हुआ, इसलिए हम एड बैक नहीं करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं हुआ। देयर इज नो पॉइंट इन एडिंग इट। बट अगर मैं फाइनेंसिंग में आउटफ्लो लिखूंगा तो पूरा 52,500 लिखूंगा, बट ये हमारा भी पर्पस नहीं है क्योंकि हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है, जो बात आती है वो आती है प्रेफरेंस डिविडेंड की। किसकी बात आती है बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड। कि जो प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं, हम उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम? प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब हम उन पे डिविडेंड दे रहे हैं। अब डिविडेंड सर कहां लिखा हुआ है डिविडेंड दे रहे हैं? मैंने कहा लिखा हुआ तो नहीं है, बट आप देखो यहां पे आप अगर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड दे रहे हो, इट इज इंप्लाइड कि आप प्रेफरेंस पे भी दोगे। सर इक्विटी पे तो लिखा हुआ है कि हम 4% डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस पे कितना देंगे? मैंने कहा उनके चेहरे पे लिखा हुआ रहता है कितना? 10%। अब आपने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए वो लास्ट डे किए, तो इसका मतलब जब आप डिविडेंड बांटोगे तो आप पूरी की पूरी कैपिटल पे बांटोगे ना। पूरी कैपिटल कितनी थी यहाँ पे? 1,00,000। तो कैन आई से दैट 1,00,000 रुपए पे आपको कितना परसेंट प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ा? 10%। तो अगर 1,00,000 पे 10% देना पड़ा तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 10,000।
तो ये 10,000 रुपीज का डिविडेंड है जो हमें देना पड़ेगा। यस कि नो? सर ये कहाँ काम आएगा? मैंने कहा दो इंपैक्ट होंगे। मैंने कहा आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त इसको क्या करा होगा पहले माइनस, तो आप इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करोगे इसे। अरे यस के नो? ताकि नेट प्रॉफिट क्या आ पाए बिफोर टैक्स। एक्चुअल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। अरे हाँ या ना? तो क्योंकि ये फाइनेंस का खर्चा मतलब ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है इसलिए आप एड बैक कर दिया, खर्चा किसका है? फाइनेंस का, इसलिए माइनस का होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या प्रेफरेंस के केस में जो भी चीज है वो क्लियर है क्या? क्योंकि फाइनेंसिंग, बेटा ये बच्ची पूछ रही है कि सर प्रेफरेंस शेयर फाइनेंसिंग क्यों हुआ? बेटा फाइनेंसिंग में ओनर्स फंड से रिलेटेड सारी चीजें, बोरोड फंड से रिलेटेड सारी चीजें किसमें आती है? फाइनेंसिंग। तो अगर हम ओनर को 52,000 रुपीज वापस लौटा रहे हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना। ऑपरेटिंग में तो क्या आएगी? जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेरी बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए बेटा वो फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग नहीं है। चलिए, तो मैंने कहा अब अगर आप देखोगे तो मेरा प्रेफरेंस वाला पार्ट और यहाँ पे प्रेफरेंस वाला पार्ट ये दोनों कवर हो गए। हाँ जी, क्योंकि बेटा 1 लाख पे इसलिए लगा क्योंकि ये जो 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये पूरे साल भर तक था। आपने जब प्रेफरेंस शेयर को पैसा लौटाया तो आपने 31 मार्च 2023 को लौटाया, मतलब लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो हमने उनका पूरा पैसा पूरे साल भर एंजॉय किया तो उनको भी डिविडेंड तो देना पड़ेगा ना। अगर हमने पूरे साल भर पैसा एंजॉय किया है तो हम पूरे साल का डिविडेंड देंगे। अब मैंने कहा नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है इक्विटी। इक्विटी पे आते हैं। इक्विटी पे डिविडेंड कितना है? 4%। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नए शेयर कब इशू हुए? 1/4/2000। तो आपने लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे डिविडेंड डिक्लेयर किया तो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे बैलेंस कितना था? 15 लाख। बैलेंस कितना था? 15 लाख। यहाँ पे आया मैं। अब मैं इक्विटी के रिगार्डिंग करता हूँ सारी की सारी चीजें। तो मैंने कहा इक्विटी के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें करता हूँ। पॉइंट नंबर 2 पे आ गया मैं। इक्विटी पे डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स गाइस, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? मल्टीप्लाइड बाय 4%। सो 1% इज 15,000, तो 4% इज हाउ मच? 60,000। अरे यस के नो? 60,000 का क्या होगा? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड होगा और एक्चुअल माइनस कब होगा? फाइनेंसिंग में। हम अभी फाइनेंसिंग बना नहीं रहे क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड है। क्या है? कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड। अब मैं एक और चीज बताऊं, वैसे तो अभी इसमें है नहीं, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे इशू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो वहां पे मैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी लिखूंगा। क्या लिखूंगा उस समय? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास कितने के शेयर थे पहले? 10 लाख। बढ़ के कितने के हो गए? 15। कैन आई से दैट मैंने इस साल कितने के शेयर्स इशू किए हैं? 5 लाख। कितने के शेयर इशू किए हैं? 5 लाख। अब आप मुझे बताओ, मैंने 5 लाख के शेयर इशू किए, साथ ही में मेरा प्रीमियम का बैलेंस भी बढ़ गया। पहले था 0, अब कितना हो गया? 47,500। इन शॉर्ट मैंने इशू जब किया तो मेरे पास 5 लाख रुपए तो आए आए, साथ में 47,500 का प्रीमियम भी आया। हाँ या ना? तो टोटल इनफ्लो कितना होगा जो मेरे फाइनेंसिंग में जाके ऐड होगा? 5,47,000। आ रहा समझ? बेटा जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनको संपत बैठेगा नहीं कि हो क्या रहा है। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं। मैंने आपको क्लियरली बताया था हम कैश फ्लो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो। मतलब अगर कैश का शुरुआत में बैलेंस था 1 लाख, लास्ट में हो गया 8 लाख, तो हम कह रहे हैं कि पूरे साल भर में कैश फ्लो कितने का हुआ? 7 लाख। अब हम कह रहे हैं 7 लाख तो कैश का बैलेंस चेंज हुआ, बट कौन सी एक्टिविटी से कितना आया वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा वो हम कैलकुलेट करेंगे कि भैया ऑपरेटिंग से कितना आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया और फाइनेंसिंग से कितना आया। हम इन तीनों एक्टिविटीज से एक्चुअली हमारा क्या निकालेंगे? इनफ्लो और आउटफ्लो। एम आई मेकिंग सेंस गाइज? क्या आपके दिमाग में समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब आप मेरी बात अच्छे से गौर से ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये 547 का ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लो तो आ रहा है, बट वो फाइनेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइनेंस। तो वो कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग। क्लैरिटी है क्या? तो मैंने कहा यहाँ पे हो गया। अब मैंने कहा इसके बाद में
अब मैंने कहा मैं आता हूँ डिबेंचर्स पे। किस पे आता हूँ मैं? डिबेंचर्स। अभी अगेन इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ चेक कभी। 1 से 4 हो गया, फिर भी बताता हूँ। ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैंने कहा उसके बाद डिबेंचर का बैलेंस पहले भी कितना था? 5 लाख। अभी भी कितना है? 5 लाख। और डिबेंचर के चेहरे पे कितना लिखा हुआ है? 10%। इसका मतलब हमें डिबेंचर पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं? 5 लाख का 10%। तो मुझे बताओ ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हो गया? तो अब आप क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्या करोगे? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% कम्स टू हाउ मच? 50,000। अरे यस और नो? This 50,000, if I talk about, this is interest. Interest is which type of expense? नॉन ऑपरेटिंग। तो ये कहां ऐड होगा? कहां ऐड होगा? जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आप वापस ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप ये कह रहे हो ये जो 50,000 का एक्सपेंस है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वापस प्लस होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, किसका है? फाइनेंसिंग। तो माइनस कहां से होगा? फाइनेंसिंग। अरे यस के नो? अब ये पूरा क्वेश्चन देखो अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 3 लाख। डिविडेंड हाउ मच यू पेड? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का देखो। हाउ मच डिविडेंड यू पेड? चेक करते हैं, दिख रहा है क्या यहाँ पे अपने को? चेक चेक, रुक जाओ बेटा एक सेकंड। हाँ, मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10,000। इक्विटी पे डिविडेंड कितना है? 60। तो भैया 50 और 10 कितना हो गया? सॉरी 60 और 10 कितना हो गया? 70। तो 3 लाख प्लस 70 कितना हो गया? 3,70,000। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंटरेस्ट कितना दिया आपने? 50,000। ये अगेन तो बिफोर टैक्स कितना आ गया मेरा? 3,70,000। नॉन ऑपरेटिंग में मेरे पास क्या है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? कितना आ गया? 4,20,000। इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कैश फ्लो भी कितना आ गया? 4,20,000। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? देखो जो डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे अपने को कैलकुलेट करना है अभी, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं अभी। क्या निकाल रहे हैं अभी? ऑपरेटिंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब जिन लोगों से तुमने पैसा उधार लिया है उनको डिबेंचर कहते हैं, राइट? तो अगर आपने शुरुआत में 5 लाख रुपए ले रखे थे, एंड में भी 5 लाख रुपए थे, तो आप उनको 10% 10% इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे? तो बस वो इंटरेस्ट तो निकाला है बेटा, और क्या किया अपन ने? कुछ भी नया नहीं किया। देखो हर क्वेश्चन में एक एक दो दो चीजें मार्क करते हुए चलो। कंटिन्यू रिवीजन करोगे तो रोज आपको पता पड़ेगा 3 में से आपको कितना आया, 4 में से आपको कितना आया। देन ओनली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी ग्रोथ होगी। क्लैरिटी है?
चलिए, सो गाइस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगेन कैश फ्लो बनवाना तुमसे ही है। आईपीएल लिमिटेड, मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं जैसे अभी तक हमेशा कर रहा हूं, फॉर्मेट वॉर्मेट सब बता दिया है। हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बेटा, 3,20,000। कितना है हमारा, 3,20,000। अब यहां पे आप देखो, आपके पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, टैक्स पे, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब दे रखा है हमारे को। मुझे बताओ ये जो यहां तक की चार चीजें हैं, ये तुम्हारे इंक्रीज डिक्रीज में आ जाएंगी? इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? चलो ग्रेट। नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है प्लांट एंड मशीनरी पे, एंड दैट इज 55,000। दैट इज हाउ मच, 55। नॉन ऑपरेटिंग नहीं, नॉन कैश। डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग बट दिस इज नॉन कैश। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या बेटा? तो आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आते वक्त माइनस, और नीचे प्लस। वेरी गुड। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, 20,000। अरे यस या नो? तो ये क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या होगी, माइनस। उसके अलावा कुछ और है नहीं। तो टैक्स का देखते हैं। ये 2022 में जो 15,000 का टैक्स था, ये क्या है, लास्ट ईयर का टैक्स आप इस साल पे करोगे। और इस साल का जो टैक्स है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स आते हुए कितना ऐड करोगे, 20। और नीचे जो माइनस पेमेंट ऑफ टैक्स करोगे वो कितना होगा, 15,000। अरे यस और नो? क्या ये हो जाएगा? यू हैव 15 मिनट्स टू डू इट। क्या बोले, 1 मिनट में हो जाएगा? स्मार्ट बच्चा। 6 मिनट नहीं, जल्दी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। जल्दी कर लोगे तो बहुत बढ़िया है।
यस गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। क्या आया आंसर तुम्हारा? 3 लाख। बेटा 3,46,000। देखो मेन चीज इसमें क्या थी? मेन चीज इसमें थी बेटा ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम ऑलरेडी हम कवर करके आए हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आता है। किस में आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हम जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आते हैं, तो उस समय ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उस नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था, इसलिए क्या करते हैं? माइनस। आ रहा समझ में? सर माइनस क्यों किया? पहले बाद में जाके ऐड करना ही था तो। अरे यार पहले माइनस इसलिए किया बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से या फाइनेंस से। आ रहा समझ में? वैसे फाइनेंसिंग से तो क्या ही होगा, या तो इन्वेस्टिंग या ऑपरेटिंग। बाद में बिकॉज इंश्योरेंस के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो नॉर्मली कोई गुड्स वगैरह होते हैं उनसे ही इंश्योरेंस वगैरह आई लॉस होने के बाद, तो वो मेरा किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग। इसलिए मैंने एंड में जहां माइनस पेमेंट ऑफ टैक्स किया था वहीं पे नीचे मैंने प्लस कर दिया क्या? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हमने इंडिविजुअल छोटे छोटे क्वेश्चन में सारा करके आए। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा इसी के साथ अगर ये हो गया तो देन लेट्स से अगला क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारा प्रॉफिट कितना है? 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। अब अगेन देखो घबराना नहीं है जब मैं कहता हूं आफ्टर प्रोवाइडिंग। अब कई बच्चे सोचते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग मतलब वो जो नॉन कैश में आप डिप्रिसिएशन ऐड करते हो वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें समझना पड़ेगा। मैं नॉन कैश वापस ऐड इसलिए करता हूं क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते वक्त मैंने पहले माइनस किया था। यहां पे भी यही कह रहा है कि माइनस करने के बाद इतना आया, इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना है। बट अगर ऐसे आफ्टर की जगह बिफोर आ जाता तो मैं ऐड नहीं। चलो, अब मैंने कहा यहां पे देखो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बिजनेस की ऐसी हैं। अब आप इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में देखो बेटा क्या क्या है। सबसे पहले आपको ईयर देखना है बेटा। मोस्टली कैश फ्लो के क्वेश्चन में क्या गड़बड़ आती है, कई बार 23 इधर आता है 22 उधर आ जाता है, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है उस वजह से। तो हमेशा ईयर देखना। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, ये तो इंक्रीज डिक्रीज में आ गया। अरे हाँ या ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपके प्रोविजन का कितना था? 1,000, अब ये बढ़ के कितना हो गया? 1,200। तो ये इसलिए बढ़ा क्योंकि आपने बुक्स में एक प्रोविजन नाम का खर्चा जोड़ा। ये खर्चा है नॉन कैश। क्या है बेटा? नॉन। बात एक ही है। अगर आपने करंट लायबिलिटी के तौर पे भी किया सेम आएगा, बट करंट लायबिलिटी मत करो, इसको क्या मानोगे आप? नॉन कैश एक्सपेंस। तो 200 रुपए का ये नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। आप जब अभी ट्राई मारोगे इसको नॉन कैश एक्सपेंस मानोगे। क्या मानोगे? नॉन कैश एक्सपेंस। वहीं आप देखो यहाँ पे ट्रेड पेएबल्स हैं। क्या है बेटा? ट्रेड पेएबल्स वापस इंक्रीज डिक्रीज। इन्वेंट्रीज किसमें बेटा? इंक्रीज डिक्रीज। करंट एसेट अदर देन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अक्रूड इनकम। ठीक है, क्या क्या है? अदर करंट एसेट्स, यहाँ पे क्या आ गया? एक्सपेंसेस। ओके, इनके अलावा जो है ये सारे के सारे इधर एक्सपेंसेस पेएबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और फाइनली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। मैंने कहा ये जो है ये अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लायबिलिटीज हैं जो हमारे को यहाँ पे दे रखी है। जो भी और है वो 10 से कितनी हो गई बेटा? 12। 10 से कितनी हो गई बेटा? 12। तो ये भी किस में आ जाएगा? आपके इंक्रीज डिक्रीज में। तो आप बताओ ना इसमें कौन सा ऐसा आइटम है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है? कोई ऐसा आइटम है जो डिफिकल्ट लग रहा है? सारे के सारे इजी है यार। इसमें तो मैं आपको बता दूं, इसमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं आ रहा है, इसमें तो डिविडेंड नाम की भी कोई चीज नहीं है। पूरे हर क्वेश्चन में आप देखो सब कुछ सेम है, एक आइटम नया मिलेगा। पिछले क्वेश्चन में एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम था, इस क्वेश्चन में क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अटक सकते हो तो शायद इसी में अटक सकते थे, इसलिए मैंने बता दिया। ये 200 रुपए का इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या लोगे? इसको क्या लोगे? नॉन कैश एक्सपेंस। क्लैरिटी है? फटाफट कर लो। ऊपर देखो प्रॉफिट कितना था? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना था? 2,000। ट्राई मारो फटाफट, तुम्हें ही करना है फटाफट यार। खाना खा लिया? ओके, व्हाट इज द आंसर यू गॉट गाइस? आंसर क्या आया? 7,700। 7,700।
क्या आया आंसर यार? 7,000। बेटा एक बार चेक करो ना, सही आया क्या? 7,700 किस किस का आया? सबका सही है। वाह बेटा, इधर उधर से कॉपी मारा, इधर से चीटिंग करी। ओके ओके गाइस सुनो। तो गाइस अब मैं ये कहना चाहता हूँ, फटाफट मैं तुम्हें दो तीन पॉइंट छोटे छोटे, क्योंकि अब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे अपन आरासन में, तो आप मुझे फटाफट बताओ क्या क्या छोटी छोटी चीजें। मुझे सबसे पहले बताओ लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा था? 9 लिखा था। अब 10th स्टार्ट करना है। ओके तो अब बेटा 10th स्टार्ट करते हैं। अब 10th में मैं एक छोटी सी चीज सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। बेटा पिन ड्रॉप साइलेंस, आ जाओ। मैंने कहा सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, और वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाली चीज क्या है समझो। मैंने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गुडविल। क्या स्टार्ट करेंगे? गुडविल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुडविल, व्हाट डज दिस गुडविल मींस? ये गुडविल का मतलब क्या है? इस गुडविल में तीन चीजें हो सकती है। कितनी चीजें हो सकती है? तीन। मैंने कहा अगर मान लो गुडविल का जो वैल्यू है, आरएसएन में इसको बीच में लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके नोट फॉर्मेट में काम आओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है गाइस। आपने देखा होगा मैंने आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पढ़ाया कैश फ्लो का, इसलिए कैश फ्लो में समझा समझा के आपसे ही करवा रहा हूं। अदरवाइज आप मान के चलो कैश फ्लो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, बट क्योंकि तुम समझदार हो, हंस रहे हो तुम लोग, आ जाओ बेटा। बस बस बेटा, ये मेरी तारीफ करने पे आ रहा बेटा, मार्क्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे उसके। आ जाओ आ जाओ। अब मैंने कहा इधर देखो, मैंने कहा तीन केस हो सकते हैं। पहले दो केस बनाता हूं, दो के फिर सब पार्ट बनाता हूं। नंबर 1, ऐसा भी हो सकता है गुडविल की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही हो। क्या हो रही हो? इंक्रीज। या फिर ऐसा हो सकता है गुडविल की वैल्यू क्या हो रही है बुक्स में? डिक्रीज। अब मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो मैं जब कहता हूं इंक्रीज, इसका एग्जांपल, जैसे अगर ये आपके पास बैलेंस शीट है और ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा यहां पे गुडविल की अगर वैल्यू है, और यहां पे गुडविल की वैल्यू है 2 लाख रुपए, और यहां पे इंक्रीज होके हो गई 3 लाख रुपए, ठीक है। वहीं डिक्रीज वाले केस में अगर मैं आपसे बात करूं, अगर यहां पे वैल्यू है बैलेंस शीट की करंट ईयर, और यहां पे क्या है? प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे वैल्यू क्या है गुडविल की? 3 लाख रुपए, और यहां पे कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। तो क्या यहां पे क्लियरली इंक्रीज दिख रहा है? अरे हाँ या ना? और वहां पे क्या दिख रहा है? डिक्रीज। मैंने कहा ये जो इंक्रीज है ये अल्टीमेटली क्या बताता है? ये बताता है हमारे को परचेज ऑफ गुडविल। क्या दिखाता है बेटा? ये परचेज ऑफ गुडविल, कि भैया हमने गुडविल खरीदी। अरे यस के नो? परचेज ऑफ गुडविल मतलब हमने गुडविल खरीदी, मतलब कैश आउटफ्लो। क्या है मेरे प्यारे लाडलो? कैश आउटफ्लो। कैश का आउटफ्लो हुआ है मेरे प्यारे लाडलो। किसका आउटफ्लो हुआ है? कैश। डिक्रीज जो हो रहा है, बोलो भैया, डिक्रीज मतलब क्या? दो केस बनते हैं। अरे ऐसे नहीं, दो केस बनेंगे। नंबर 1, गुडविल अमोर्टाइज्ड। अरे यस कि नो? या फिर सेल ऑफ गुडविल। अरे हाँ या ना? अगर गुडविल अमोर्टाइज्ड है तो क्या होगा? गुडविल अमोर्टाइज्ड है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, नॉन कैश। अरे हाँ या ना? अगर आप मान रहे हो सेल, तो वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। किसमें प्लस होगा? इन्वेस्टिंग। वापिस देखो पहले एक बार, क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं ये जो मैंने यहाँ गुडविल लिखवाया है, आप गुडविल छोड़ के आप कुछ और भी ले सकते हो, इसको पेटेंट भी ले सकते हो। पेटेंट छोड़ो, आप इसको कॉपीराइट भी ले सकते हो। मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो आ रहा है
उसके साथ या तो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज मतलब आप उसको खरीद रहे हो या आप उसको परचेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, या आप कॉपीराइट आपने अपने नाम पे रजिस्टर कराया। और एग्जांपल मैं गुडविल के ले रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप समझ जाओ सब केस में यही होगा। अरे हाँ या ना? सर ये दोनों आप मान रहे हो, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी मानेंगे तो ये तो गलत भी हो सकता है। कैसे गलत होगा? या तो ऑपरेटिंग में प्लस हो रहा है या इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है। हो तो कैश इनफ्लो ही रहा है ना। अरे यस के नो? चाहे ऑपरेटिंग में ऐड करो, चाहे फाइनेंसिंग में ऐड करो, चाहे इन्वेस्टिंग में ऐड करो, इन शॉर्ट वो आपके कैश फ्लो में तो ऐड ही हो रहा है ना यार। तो इसलिए अब वैसे तो देखो, रूल थंब रूल ये कहता है कि 20-25% तक अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो आप अमोर्टाइज मान सकते हो। उससे ज्यादा हो रहा है तो आप सेल मानते हो। क्या मानते हो? सेल। क्या मानते हो मेरे प्यारे बच्चों? सेल। अब इनके अकाउंट बनाना भी आने चाहिए तुम्हें। क्या बनाना आने चाहिए? अकाउंट। वैसे तो हम क्वेश्चंस में बनाएंगे, बट अकाउंट बनाने इसके आने चाहिए। तो पहला तो ये पार्ट हो गया। अब मैंने कहा देखो, मैं यहां पे आता हूं सेकंड नंबर के पॉइंट पे। पहला गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे इंटेंजिबल एसेट पकड़े मैंने। अब आ रहा हूं मैं सेकंड पार्ट में। बेटे ध्यान से मेरी तरफ देखो, कुछ बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखो बेटा। मैं कह रहा हूं, ये बच्चा कुर्सी से खेल रहा है, कल ले आना बेटा जाते हो। हाँ भी कह रहा है। सो मैंने कहा कि जब मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी तुमने देखा हुआ है, मैं बात करने वाला हूं डेप्रिसिएशन की। किसी बात करने वाला हूं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जब मैं बात कर रहा हूं, आई होप यू रिमेंबर कि डेप्रिसिएशन में दो मेथड हुआ करते थे। डू यू रिमेंबर दैट? एक को बोला जाता था विदाउट पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंड विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, दिमाग में जाएगा। विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आ जाओ। तो मैंने कहा ये दो मेथड थे, इन दोनों मेथड में क्या फर्क है अभी समझ लेते हैं, अगले 10 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। देखो, जब आप एसेट अकाउंट बनाते हो विदाउट पीएफडी में, तो पता है क्या होता है? जो भी आपके एसेट, ऊपर में फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं, जो भी आपके एसेट का, मान लो यहां पे आपने कोई भी एसेट परचेज किया, तो आप उस एसेट को सामने से हर साल जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो उस एसेट अकाउंट से माइनस करते रहते हो। क्या करते रहते हो बेटा? माइनस। और आपके पास फिर फाइनली क्लोजिंग वैल्यू आती है। क्या आती है? फाइनली क्लोजिंग वैल्यू। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में सेट है? मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये है हमारा एसेट अकाउंट। क्या है? ये है हमारा एसेट अकाउंट। समझो, मैंने कहा वहीं पे अगर मैं विद पीएफडी होता हूं, तो मैं कहता हूं ये जो एसेट अकाउंट है ना, जो भी आपने एसेट खरीदा इस साल, उसका जो डेप्रिसिएशन है वो आप इस अकाउंट में नहीं रखते हो, इस अकाउंट में डायरेक्ट बैलेंस आता है। क्या आता है बेटा? डायरेक्ट बैलेंस। सही है? मतलब जब भी आप विद पीएफडी करते हो, तो ये जो एसेट अकाउंट होता है ये कॉस्ट पे मेंटेन रहता है। किस पे मेंटेन रहता है? कॉस्ट। और मैं जब इस वाले की बात करता हूं, ये डब्ल्यूडीवी पे मेंटेन होता है। किस पे मेंटेन होता है? डब्ल्यूडीवी। क्लैरिटी है? मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं पीएफडी अकाउंट की बात कर रहा हूं, कौन से अकाउंट की बात कर रहा हूं? पीएफडी अकाउंट की। तो मैं यहां पे आता हूं, मैं पीएफडी अकाउंट की बात करता हूं, तो मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे क्या कहता हूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कुछ है नहीं अभी, आ रहा समझे? बट अगर होता तो मैंने कहा यहां पे लिख देते, और जो हर साल डेप्रिसिएशन है वो मैं इस अकाउंट में डालता हुआ जाऊंगा। मैं वापस समझाऊंगा, अभी डोंट वरी, किसी को अगर याद नहीं है बचपन, इसीलिए बता रहा हूं मैं। और फिर फाइनली मेरे पास यहाँ आता है टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या आता है? टू बैलेंस कैरी डाउन। अभी अकाउंट में एक चीज और आएगी, बट वो आज नहीं आएगी, कल वाले सेशन में आएगी। बट पहले अभी तक बेसिक समझते हैं।
समझो, दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि भैया यहां पे क्या हो रहा है, मैं मशीन खरीद रहा हूं, मशीन को मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मशीन को मैं डेप्रिशिएट। अब डेप्रिशिएट कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे पास यहां पे, बैलेंस। क्लैरिटी आ गया समझ? तो मान लो मैंने 1000 रुपए की मशीन खरीदी, 200 रुपीज का डेप्रिसिएशन किया, तो मशीन की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो कैन आई से दैट दिस अकाउंट इज मेंटेन एट डब्ल्यूडीवी बिकॉज एवरी ईयर जितना भी मैं डेप्रिसिएशन कर रहा हूं मैं मशीन में से माइनस करता जा रहा हूं, मशीन में से क्या करते हुए जा रहा हूं, माइनस। अरे हाँ या ना? मैंने कहा बट ये अकाउंट जब मैं कर रहा हूं तो जो भी डेप्रिसिएशन है मैं मशीन अकाउंट में लिख ही नहीं रहा हूं, यस के नो? तो मेरा मशीन अकाउंट किस पे मेंटेन हुआ, कॉस्ट, क्योंकि हर साल जो भी डेप्रिसिएशन है मशीन अकाउंट में जा ही नहीं रहा। ऑन द कॉन्ट्ररी, मशीन अकाउंट पे जो भी डेप्रिसिएशन लग रहा है एक अलग अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है, कहां इकट्ठा हो रहा है, एक अलग अकाउंट। अरे हाँ या ना? तो वो कौन सा अकाउंट है, पीएफडी। कौन सा अकाउंट है, पीएफडी। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एवरी ईयर वट एवर डेप्रिसिएशन यू आर चार्जिंग यू आर ट्रांसफरिंग इट टू विच अकाउंट, पीएफडी अकाउंट। तो मतलब एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन आता ही नहीं है, जितना डेप्रिसिएशन आप मशीन पे चार्ज कर रहे हो कौन से अकाउंट में इकट्ठा होते जा रहा है, पीएफडी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, पीएफडी अकाउंट में। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपके दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये बेटा बेसिक था। क्या था ये, बेसिक। आ रहा समझ में, ये बेसिक था। कल मैं इसी में अकाउंट में आपको सेल्स वगैरह भी दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, सेल्स, सेल वाला पार्ट भी दिखाऊंगा। क्लैरिटी है? फिर सेल में प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड होता है वो भी हम देखेंगे। मतलब मैं पूरा 11th में पढ़ा हुआ पूरा रिवाइज करा दूंगा। बट आपको अभी समझ में आना चाहिए, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलते, जो भी डेप्रिसिएशन होता है हम एसेट में से माइनस करते हुए चलते हैं। बट अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल रहे हैं तो एसेट अकाउंट में कुछ बदलाव नहीं होता है, हर साल कॉस्ट पे ही चलता रहता है। जो भी डेप्रिसिएशन मशीन पे लग रही है, एसेट पे लग रही है, वो एक अलग अकाउंट में इकट्ठा होता है जिसका नाम क्या है, पीएफडी। क्या है जिसका नाम, पीएफडी। क्लैरिटी है? हाँ बेटा, ये दोनों पॉइंट लिख लो पहले तो।
ओके गाइस, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।